बाबा साहब ने दीक्षा दी, उनको समाज के प्रति बहुत अपेक्षा थी, पढ़े लिखे लोगों के बारे में बहुत ही अपेक्षा थी कि मैंने तो आपको बौद्ध धर्म दिया है, लेकिन मेरे जाने के बाद इसकी पूरी जिम्मेदारी आपको संभालना है कि बुद्धिज्म को महान लोगों ने कमी दिया है। इस नागपुर में जो आरपीआई का माहौल है, कि जितने फैक्टर्स बन गए आरपीआई में, महाराष्ट्र में जो भी इलेक्शन होते थे तो सेकंड नंबर पे, कांग्रेस के बाद सेकंड नंबर पे आरपीआई रहता था। एक जमाने में भारत में कांग्रेस की टक्कर में अगर कोई दूसरी पार्टी थी, वो रिपब्लिकन पार्टी थी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापित की थी। उसके बाद बाबा साहब जाने के बाद आरपीआई का गठन हो गया, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र तक ही आरपीआई को सीमित किया था। नहीं, बाबा साहब ने महाराष्ट्र तक नहीं, पूरे भारत के ऊपर थे। लेकिन फिर क्यों जो है आरपीआई के नेता सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित हैं? प्रकाश अम्बेडकर साहब के विषय में कुछ चर्चाएं चलती रहती हैं कि उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को छोड़ करके वंचित बहुजन अघाड़ी क्यों बना लिया। अब ये जब तक बैरिस्टर खोबरागड़े थे, उत्तर प्रदेश में 1967 1970 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी की संविध सरकार भी बनी। में कई गुट ऐसे हैं जो इंडिया से दूर दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र के ही कई गुट हैं और यूपी के भी अभी कई गुट हैं। जैसे कि मायावती के बारे में अपन यहाँ महाराष्ट्र में चर्चे चल रहे कि महाराष्ट्र यूपी में और वो इंडिया ग्रुप में नहीं आ रही, तो उसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, वो कुछ तो भी करप्शन। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं इस वक्त महाराष्ट्र के नागपुर शहर में पहुंच चुका हूं, वेणुवन बुद्ध विहार। मेरे साथ में वेणुवन बुद्ध विहार के पदाधिकारी हैं और सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी इस वक्त महाराष्ट्र के नागपुर शहर में आया हुआ है और नागपुर शहर के दीक्षा भूमि से लगा करके नागपुर शहर में कोने कोने में बौद्ध विहार जो बने हुए हैं, वहां पर जा करके जो बौद्ध धम्म है उसके प्रति कैसे काम किया जा रहा है, किस प्रकार बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए कार्य योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी नागपुर के सभी बुद्ध विहारों में जा करके निरीक्षण कर रहा है। साथियों, आपको बताते चले, इस वक्त वेणुवन बुद्ध विहार में आदरणीय सर हैं, तो सर हम चाहेंगे बुद्धिज्म को लेकर के द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के दर्शकों को बताइए कि नागपुर स्थित वेणुवन बुद्ध विहार बुद्धिज्म पर क्या काम कर रहा है। प्राध्यापक श्री श्यामकुमार, वेणुवन हाउसिंग सोसाइटी में मैं रहता हूँ। अभी मैं 6 साल इस विहार का अध्यक्ष था। अभी मैं नहीं हूँ, लेकिन पूरा देखरेख अभी भी मैं विहार का करता हूँ। बुद्धिज्म के बारे में बोलना है तो भारत में लगभग बुद्धिज्म नष्ट हो गया था, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसको पुनर्जीवित किया। पुनर्जीवित करने के बाद नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को यहाँ से धम्म दीक्षा शुरू की। धम्म दीक्षा देने के बाद उन्होंने अपने समाज को, बौद्ध समाज को, बौद्ध धर्म का आचरण कैसा करना है, इसके लिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दी। अगर आप बौद्ध बने हैं तो ये 22 प्रतिज्ञा मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये विहार में काम बहुत अच्छा चल रहा है। हर दिन शाम 5:30 बजे यहाँ बौद्ध वंदना होती। उसके बाद बाबा साहेब के जो भी
किताबें हैं, जैसे कि बुद्धायनी धम्मा, क्रांति प्रतिक्रांति, और जो भी बाबा साहब ने अच्छे अच्छे किताब समाज के लिए दी है उनका पठन होता है यहाँ। और उसके लिए लेडीज और पुरुष भी बहुत संख्या में यहाँ हाजिर रहते हैं, और ऐसा प्रबोधन बहुत अच्छा होता है यहाँ। हम खुद प्रबोधन करते, लेकिन बाबा 56 साल बाबा साहब ने दीक्षा दी, उनको समाज के प्रति बहुत अपेक्षा थी, पढ़े लिखे लोगों के बारे में बहुत ही अपेक्षा थी कि मैंने तो आपको बौद्ध धर्म दिया है, लेकिन मेरे जाने के बाद इसके पूरे जिम्मेदारी आपको संभालना है। ऐसा मत होना है को ना कि बुद्धिज्म को महार लोगों ने भ्रमित किया है, ऐसा बाबा साहब का संदेश था। तो जहां तक मेरा आकलन है यहाँ नागपुर में, तो बुद्धिज्म की जो चढ़वड़ है तो बहुत अच्छी चल रही है। आदरणीय सर के विषय में कुछ खास चीजें हमारे बीच में आई हैं। बताते चले, नागपुर में काफी संघर्षशील रहे, हक और अधिकारों के लिए, यहाँ की जमीनों के लिए आंदोलन करने वाले, संघर्ष करने वाले आदरणीय सर, आज यहाँ जो बुद्ध विहार बना है इसके संबंध में, और यहाँ जो बहुजन बौद्ध समाज की बस्तियां हैं उसके संबंध में सर अपने विचार रखेंगे। जी बताएं। धन्यवाद। हमने नरेंद्र नगर में वेनवन सोसाइटी में जब प्लाट लिया, तो यहाँ के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने हमको वादा किया था कि मैं यहाँ विहार बना दूंगा, लेकिन बाद में वो पलट गए, और जो भी जगह थी पूरी ओपन जगह थी विहार के लिए, वो पूरी जगह उसने बेच दी। उसके लिए हमको बहुत संघर्ष करना पड़ा, सब समाज को मिलके हम इलेक्शन लड़े, उसके बारे में हम चुन के आए। तो बाकी जो जिन्होंने प्लाट लिए थे वो कोर्ट में गए, तो हम भी कोर्ट में गए और बहुत संघर्ष करना पड़ा। बाद में जहां भी हाई कोर्ट तक गए, तो हाई कोर्ट में भी हम जीत गए, और हाई कोर्ट में जीतने के यानी हाई कोर्ट से हमको क्लीन चिट मिलने के बाद हमने ये विहार बनाए, और अभी ये पूरी जगह बौद्ध समाज के अंडर में। या बौद्ध विहार जो है कब बन करके तैयार हुआ? ये बनके 2012 में हमने शुरुआत की है, 2014 में आधा बना था, और 2018 में ये पूरा बन गया। विहार लगभग कितने जो है एकड़ में जो है फैला हुआ? ये 9,500 स्क्वायर फीट की जगह है। 9,500? हाँ, पूरी जगह। तो अभी जो विहार बना है वो 1200 स्क्वायर फीट में है। 1200। ये किस स्थान पे है या इसका क्या लोकेशन है? लोकेशन ना, इसका लोकेशन ये है नरेंद्र नगर, मेन इसका पार्ट है नरेंद्र नगर वेनवन हाउसिंग सोसाइटी, और उसका नाम है वेनवन बुद्ध विहार, जो कि नागपुर में बसा हुआ है। और नरेंद्र नगर की भी एक जो बौद्ध समाज की जो कहानी है वो सर खुद बयां करेंगे। ये जो संघर्ष की कहानी है, जो बौद्ध बस्तियों को बसाने की कहानी है, सर बताइए। हेलो, जब हमने ये संघर्ष शुरू किया तो हमको बहुत घूमना पड़ा जिधर उधर, इलेक्शन हम लड़ाए, हमारे पास कुछ भी नहीं था, यानी जो सदस्य है उनके नाम भी नहीं थे। तो पूरा नागपुर हमने उसके एड्रेस के लिए घूमे, हम एक लोगों को इकट्ठा किए, अपना उनको बताए कि ऐसा ऐसा हो गया, तो सब आ गए, हमने इलेक्शन लड़े और इलेक्शन में हम जीत गए। कौन किस चीज का इलेक्शन लड़े? ये वेनुवन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का इलेक्शन लड़े, और उनको उस इलेक्शन में मेरी पार्टी जीत के आई। जो पुराना सेक्रेटरी था वो पूरे हार गए, तो हमारे बस में आया ये। लेकिन उसके बाद भी जो ओबीसी के लोग थे
उन्होंने यहाँ वो बाद में वो चुन के आए, तो उन्होंने ट्राई किया कि हम भी यहाँ कुछ बनाएंगे, लेकिन हमने अपोज किया उनको कि देखो ये नरेंद्र नगर में जिधर उधर आप देखोगे तो मंदिर ही मंदिर है, बौद्ध समाज के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए जो हमने ये जो जब सोसाइटी बनी तो ये बौद्ध विहार के लिए जगह थी, तो उसको हम नहीं दे सकते आपको, आप अभी कुछ भी करो नहीं तो हम फाइट करेंगे आपके। तो वो मान गए और अभी ये पूरी जगह है हम बौद्ध समाज के लिए, और यहाँ का पूरा जो नरेंद्र नगर के लोग है ये विहार में आते बस। तो यह बुद्ध विहार की जो स्थापना की है, सर ने काफी अपने और अपने साथियों के साथ में जो संघर्ष के बलबूते या वेडवन बुद्ध विहार काफी संघर्षों के बाद में बन करके खड़ा हुआ है। यह बौद्ध समाज व अंबेडकर समाज की आवश्यकता है कि यहाँ पर हर संडे में आकर के जो है बुद्धिज्म को और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को वो सुने और समझें और उसको आगे बढ़ाने का काम करें। यह संकल्प लें कि बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन हर वह नागरिक जो भारत के संविधान के अधिकारों के अधीन है, वह संकल्प ले कि बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने में वो संकल्पित होंगे। सर, नागपुर में जो आरपीआई को लेकर के जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है, क्या कहेंगे इस पे? अभी नागपुर में जो आरपीआई का माहौल है वो बहुत चिंताजनक है, क्योंकि इतने फैक्टर्स बन गए आरपीए में तो गिनना कठिन हो जाता है। ऐसा है, जब हम छोटे थे तो यह आरपीआई का काम बहुत अच्छा चल रहा था। महाराष्ट्र में जो भी इलेक्शन होते थे तो सेकंड नंबर पे, कांग्रेस के बाद सेकंड नंबर पे आरपीआई रहता था। एक जमाने में जो है भारत में कांग्रेस की टक्कर में अगर कोई दूसरी पार्टी थी वो रिपब्लिकन पार्टी थी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापित की थी। उसके बाद बाबा साहब जाने के बाद आरपीआई का गठन हो गया, लेकिन गठन होते होते भी उसके फैक्टर्स बन गए, गवई गुट और खोबरागड़ी गुट, तो लोगों को डाइवर्सन हो गया, डिवाइड है कोई लोग। लेकिन पूरे विदर्भ और महाराष्ट्र में बैरिस्टर राजाबाबू खोबरेगड़े का जो आरपीआई है वो बहुत ऊपर गया था। यह नागपुर सिटी में आरपीआई ने महापौर दिए, उप महापौर दिए, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन दिए, 50 नगर सेवक दिए। 1990 तक आरपीआई का नागपुर में बहुत बोलबाला था। 1990 तक। उसके बाद जो गिरता हुआ जो फैक्टर है बहुत गिरा। अभी नगर सेवक अन्ना आरपीआई का नाम जब करीब करीब नाम शेष हो गया, और राजकारण के दृष्टि से नागपुर में मतलब आरपीआई को कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। क्या लगता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ महाराष्ट्र तक ही आरपीआई को सीमित किया था? नहीं, बाबा साहब ने महाराष्ट्र का तो नहीं, पूरे भारत के ऊपर होते। फिर क्यों जो है आरपीआई के नेता सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित हैं? अब ये जब तक बैरिस्टर खोबरागड़े थे तो उनका जो विजन था पूरे भारत में था। उनके जाने के बाद उस लेवल का लीडर नहीं बन सका, उस लेवल का लीडर महाराष्ट्र में नहीं बन सका, और जो भी लीडर बने वो महाराष्ट्र लेवल के ही अपना देखने लगे। इसके लिए आरपीआई का बाहर कोई एक्सपेंशन नहीं हो सका। जैसा कि हम बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 1967 1970 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी की संविद्ध सरकार भी बनी थी, जिसके नेतृत्व कर रहे डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत
जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पहली बार वहां से कई एमएलए और कई एमपी चुन करके उत्तर प्रदेश की सरकार में आए थे। 67 के बाद में कई दशकों तक पार्टी मजबूत रही और मेरे ख्याल से रिपब्लिकन पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष में भी दूसरे नंबर पर थी। आगे सर से हम जानेंगे कि जो भारत का जो भविष्य है बाबा साहब के मूवमेंट को लेकर के काफी चिंताजनक है। इस पर आगे किस प्रकार काम करने की जरूरत है? मेरा मानना ऐसा है कि कोई भी जो समाज है वो जब तक इकट्ठा नहीं होता, एक संघ नहीं होता, तब तक पहले तो अपन अल्पसंख्यक है, उसमें बहुत पार्टियां हो गई और बहुत पार्टियां होने के बाद वो डाइवर्सन हो गया, जिधर उधर लोग भटकने लगे। इसलिए अपने जो बौद्ध लोगों का जो संगठन है वो वीक हो गया और राजकारण की दृष्टि से अभी ये बौद्ध समाज को कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जो भी पार्टी है ये खुद बोलते हैं हम तुमको सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को जाते हम तुमको सपोर्ट करेंगे, कुछ पैसे ले लेते और चुप बैठते। तो ऐसा नागपुर में हो रहा, नागपुर में नहीं पूरे महाराष्ट्र में तो ऐसा होता। आरपीआई को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है, थोड़ा इम्पोर्टेंस अभी किसको है, अपना प्रकाश आंबेडकर जो बाबा साहेब के नाम है उसको इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है, वो आगे बढ़ रहा है थोड़ा अभी। अम, प्रकाश आंबेडकर साहब के विषय में कुछ चर्चाएं चलती रहती हैं कि उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को छोड़ करके ये वंचित बहुजन अघाड़ी क्यों बना लिया? हाँ, वंचित बहुजन आघाड़ी उन्होंने बनाई है और अभी महाराष्ट्र में वो जो भी पार्टियां है जैसा भाजपा है, कांग्रेस है, तो वो अपने तरफ उनको लाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सर मेरे प्रश्न का ये जवाब नहीं है। मेरे प्रश्न का मैं जो है मेरे प्रश्न का जो उत्तर है वो कुछ और है। मेरा प्रश्न यह है सर कि बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी दी थी, तो आखिरकार बाबा साहब के ही परिवार ने रिपब्लिकन पार्टी को छोड़ करके वंचित बहुजन अघाड़ी क्यों बना ली? अच्छा अच्छा, तो प्रकाश आंबेडकर ने जब देखा कि आरपीआई की तरफ सिर्फ बौद्ध समाज के लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और सिर्फ बौद्ध लोगों के ही भरोसे कोई भी राजकारण नहीं कर सकते, इसलिए दूसरे वंचित लोग हैं बहुजन समाज के, उनको भी उनको लाना है ये संघर्ष में। इसके लिए उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी की स्थापना की और उसका फायदा उनको बहुत हो रहा। सर आने वाले समय में लोकसभा 24 क्या लगता है इंडिया जीत पाएगा? इंडिया अगर जैसे भी इंडिया बनी है पार्टी, यानी बहुत लोग इकट्ठा आगे और उन्हें बनाए, तो मेरा आकलन तो ऐसा है अगर ये एक संघ रहे इंडिया वाले तो वो जीत सकते हैं। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है जिसमें कई गुट ऐसे हैं जो इंडिया से दूर दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र के ही कई गुट हैं और यूपी के भी अभी कई गुट ऐसे हैं जो इंडिया से दूर हैं। ये अपने अभी जो इंडिया के जो गुट है दूर रहे हैं वो तो पर्सनल स्वार्थ के लिए वो लगे हुए हैं। जैसे अभी आप अभी यूपी के कहाँ के ही मालूम मुझे, तो जैसे कि मायावती के बारे में अपन यहाँ महाराष्ट्र में चर्चे चल रहे कि महाराष्ट्र यूपी में और वो इंडिया ग्रुप में नहीं आ रही, तो उसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, वो कुछ तो भी करप्शन में अंडर काम करती है, ऐसा कि भाजपा के दबाव है उसके ऊपर तुम इंडिया में मत जाओ,
इसलिए वो इंडिया के ग्रुप में नहीं आ रहे। क्या प्रमाण है कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती मतलब उसमें फंसी हुई है? हैं? क्या बोले? मतलब किस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जो है वो जो है सत्ता पक्ष की पार्टी जो भाजपा है उसके चुंगल में फंसी हुई है? तो चुंगल में फंसी है, इसलिए हम बोलते कि जो राजकारणी लोग हैं वो बातें करते रहे, और जो सत्ता में थी पहले यूपी में, 4 बारी मुख्यमंत्री हाँ, रही हैं। तो जब सत्ता में थी तो उनके तरफ बहुत यानी आरोप हो गए करप्शन के, उसके लिए वो दबी हुई है, ऐसा हमको लगता है। क्या लगता है बहन जी दोबारा वापस आ पाएंगी अपने मुख्यमंत्री वो बन पाएंगी? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता। तो दूसरा विकल्प कौन तैयार हो रहा है यूपी में जी? और मेरे ख्याल से तो अभी देखो वहां दोनों ही पार्टी अच्छी चल रही, एक भाजपा और अपना वो अखिलेश यादव सपा, यही चल रही बस। बाकी को कुछ मुझे मालूम नहीं उतना। तो यह जो है विचार थे वर्तमान बुद्धिज्म डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के साथ में वर्तमान की जो राजनीति है जिस पर हमने प्रश्न किए और आदरणीय सर ने बेखूबी से उसके उत्तर भी दिए। आज के लिए बस इतना ही। वेडुवन बुद्ध विहार से द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास अपील है, जो गोदी मीडिया जो मनु मीडिया नहीं दिखाता है वह द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी एज ए बहुजन मीडिया खुल करके दिखाता है। इसलिए यह बहुजनों की, भारत के अम्बेडकरवादियों की, भारत के बुद्धिस्ट फॉलोअरों की आवश्यकता है कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को भारत के हर क्षेत्र में, हर कोने में पहुंचाएं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज के लिए बस इतना ही। नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।